हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिशर इन एनो, यानी फिशर इन एनस भी कह सकते हैं, एनो भी कह सकते हैं। मेनली क्या होता है कि अगर आसान भाषा में कहें तो पॉटी करने का जो रास्ता होता है, ठीक है, तो वो जो रास्ता है उसके बाहर के जो किनारे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कभी ऐसे दरार सा पड़ जाता है, ठीक है, दरार सा पड़ जाता है, उसी को कहते हैं फिशर। उसके दरार पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है बैठने उठने और फिर स्टूल पास करने में, यानी आप जब फ्रेश हो रहे होते हैं उस टाइम अगर आप बैठ गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही पेन महसूस होगा और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ये कितने तरह के होते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे, तो आप अच्छे से वीडियो से जुड़े रहिए। और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कुछ मेडिसिन्स का नाम भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होते हैं फिशर के ट्रीटमेंट में। तो फिशर क्या है, तो फिशर को हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पॉटी जिस रास्ते से आप पास करते हैं, ठीक है, तो उसके किनारे का जो एरिया है बाहर का, वहाँ पे क्या होता है कि दरार पड़ जाता है, टीयर हो जाता है, छोटा सा टीयर हो जाएगा। और वो जो है वो एनल कैनाल के रास्ते का जो है टीयर, वो बहुत सारे कारण से हो सकता है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ होता है, तो ऊपर या फिर नीचे हो सकता है, यानी 12 या 6 o'clock पोजीशन पे हो सकता है। यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये हमारा एनल कैनाल दिखाया हुआ है, बाहर का एरिया है। और यहाँ पे देखिए घड़ी की तरह मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, ऊपर 12 है, नीचे 6 है, और राइट में 3 है, लेफ़्ट में 9 है, ठीक है। तो ये जो ऊपर और नीचे, यानी ये जो फिशर होता है ज़्यादातर 12 o'clock और 6 o'clock पोजीशन पे ही होता है। पेरी एनल पेन, यानी आप बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, कभी उस पर जब दबाव पड़ता है या फिर नॉर्मली आप जब स्टूल पास करते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं, तो उस टाइम में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। तो पेरी एनल पेन का सबसे कॉमन जो कॉज है वो है फिशर, हेमरॉयड और फिर फिस्टुला वगैरह, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बस फिशर को डिस्कशन करेंगे। मेनली इसका रेशियो क्या है, किसको ज़्यादा प्रभावित करता है, तो मेनली ये महिलाओं पुरुषों दोनों में होता है सामान्य तौर पे, ठीक है, सामान्य रेशियो है एकदम। और ज़्यादातर किस में होता है, तो बच्चों में और मिडिल एज्ड पॉपुलेशन में, जो अभी एकदम युवा हैं और जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों में क्या होता है कि उनके मसल्स जो होते हैं एकदम टाइट होते हैं, मस्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मसल जो है, मसल का जो टोन होता है वो नया नया होता है। और जो जिनका एज हो गया है उनके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिसमें प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, जिनका टोन एकदम हल्का हो गया है, तो फिर उनमें कैसे दरार पड़ सकता है। अभी हमारे बॉडी का जो एडल्ट हैं, अभी युवा हैं, छोटे बच्चे, उनके स्किन जो होते हैं देखते हैं कितने फ्रेश टाइट टाइट से होते हैं, तो उनमें जो है इस तरह का टीयर होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बच्चों में और मिडिल एज्ड पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं। अगर इसके केसेस देखें तो हर साल 2,50,000 नए नए केस आते हैं। कितने, तो हर साल 2,50,000 केसेस देखने को मिलते हैं। अगर यूएस में देखें, यूनाइटेड स्टेट में, तो 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख लोगों में 1100 लोग इससे प्रभावित हैं, ठीक है। अगर एक रेशियो में देखें तो 1 लाख लोग हैं, उनमें से 1100 लोगों को फिशर प्रभावित कर रखा है। अगर इसका हम लोग कारण समझें कि किसके कारण आखिर हो रहा है फिशर, ये जो दरारें पड़ रही हैं जो कि आगे चल के बहुत सीरियस घाव बन सकता है, तो ये क्यों हो रहा है, तो मेनली अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, हार्ड स्टूल की दिक्कत है, अच्छे से वो स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, तो उन पे प्रेशर पड़ते जाएगा और बाहर दरार पड़ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा ही दर्द करेगा। महिलाओं में क्या होता है, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम भी बहुत प्रेशर पड़ता है, तो फिशर होने की चांसेस होती हैं। अगर किसी को चोट लग गया है, ट्रॉमा हो गया है, तब भी टीयर हो सकता है। टीयर का मतलब फट सकता है, मेनली स्किन का फटना है ये। अगर किसी को एनल कैंसर है तो वहाँ की मसल्स तो वीक हो जाएंगी। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, एड्स, जिसमें कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बहुत कम हो जाती हैं, तो इस चांस में भी होता है, इस केस में भी होता है कि फिशर हो जाए। क्रॉन्स डिजीज़, अगर किसी को इन्फ्लामेटरी बवेल डिजीज़ है,
ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आंतों से जुड़ी बीमारी है, अच्छे से ना आपको जो है अच्छे से ये मतलब कि ठीक होगा ही नहीं, कभी परमानेंटली होता है ये क्रॉन्स डिजीज़। आप दवा खाएंगे ठीक रहेगा, नहीं तो ये नॉर्मल रहता है। बॉडी में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके रखना होगा, जीवन शैली सुधारनी होगी, खान पान दवा सब कुछ सही से रखना होगा, नहीं तो ये कभी क्रॉन्स डिजीज़ ठीक नहीं होता है, एक बार हो गया तो। नेक्स्ट है आपका कि डिजीज़ परसिस्टेंट डायरिया, यानी कि अगर कोई बीमारी है आपको जिसके चलते आपको बार बार लूज मोशन, बार बार आपको स्टूल पास करना पड़ता है, डायरिया हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, और अगर चाइल्ड बर्थ या फिर एड्स या फिर एनल कैंसर या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है, तो इस कंडीशन में एनल फिशर होने की बहुत चांसेज होती हैं। ये सब कारण है जिसके कारण एनल फिशर होता है। अब समझते हैं कि कैसे कैसे ये जो फिशर है वो बनता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी को हार्ड स्टूल हो रहा है, पॉटी एकदम टाइट हो रही है, और उसे हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन होने से क्या होगा कि एनल कैनाल के जो म्यूकोसा होता है, ठीक है, उसमें टियर हो जाता है, जिसके कारण जो अंदर के स्फिंक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फीकल मूवमेंट को, ठीक है, तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, वो पतले पतले हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन जो है इंटर स्फिंक्ट्रिक मसल्स का वो जो है इम्पेयर हो जाएगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा। सबसे पहले आप समझिए कि कॉन्स्टिपेशन है, जिसके कारण प्रेशर पड़ा तो यहाँ पे फट गया, जो म्यूकोसा था एनल कैनाल का फट गया, तो उसको ठीक करने के लिए जो अंदर की मसल्स हैं वो अपने आप को सिकोड़ने लगी, नैरो होने लगी, इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो नैरो होने लगा, वो सिकुड़ गया। तो ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि पतली चीज़ों में ब्लड सर्कुलेशन तो कम होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो गया, जिसके कारण जो है वो जो फटा हुआ दरार था वो अब हील कैसे होगा, वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी इम्पेयरमेंट हो गया हीलिंग में, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो यही आगे चल के क्रॉनिक एनल फिशर बन जाता है। आप इसे समझ गए क्या है कि सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो अंदर की म्यूकोसा फट गई, तो अब उसे अपने आप बॉडी जो है कोई भी घाव होता है उसे ठीक करने का ट्राई करती है। तो उसके लिए जो अंदर की स्फिंक्टर थी, जो मसल्स थी, वो क्या की, तो वहाँ की जो स्फिंक्टर है वो नैरो होने लगी, पतली होने लगी, सिकुड़ने लगी अपने आप को। अब वो नैरो हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तो जब खून का बहाव नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो ठीक कैसे होगा, तो वो हील होना कम कर दिया, तो वो परमानेंटली जो है वो दरार जो है दरार सा रह गया, तो उसे आप कह सकते हैं क्रॉनिक एनल फिशर हो गया है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कौन कौन सी जांचें करवाएंगे, यानी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है, तो पीआर करवाते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आउट पेशेंट एक प्रोसीडर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो आप जाएंगे और एक रूम में आपको जो है डॉक्टर जो है उंगली लगा के उस रास्ते में, पॉटी वाले रास्ते में, एनल कैनाल में आपको जो है वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, तो ये पीआर एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी से पता लगाते हैं कि कहीं आंतों में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मतलब अलग और भी बीमारियों का पता लगाने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी भी करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोक्टोस्कोप की मदद से एनल कैनाल को, जो एनस का रास्ता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, कोलोनोस्कोपी, ठीक है, जैसे कि इंडोस्कोप होता है, उससे क्या किया जाता है कि उस ट्यूब को अंदर डाल के, उसमें लाइट होता है, कैमरा होता है, अंदर अच्छे से एग्जामिन किया जाता है कॉलन में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, अच्छे से उसमें देखा जाता है कि क्या दिक्कत है जिसके कारण जो है बार बार फिशर हो रहा है। नेक्स्ट अब है कि हम लोग जांच देख लिए, लक्षण देख लिए, कारण देख लिए, किस किस स्टेप के बाद हमारा ये परमानेंटली फिशर बन जाता है, यानी पैथोफिजियोलॉजी क्या है ये भी देख लिए। अब हम देखते हैं इलाज, यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी ऑपरेशन नहीं करना है, ऐसे ही ठीक करने का पहले ट्राई किया जाता है। पहले क्या होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही करते हैं, पहले ही तो नहीं है कि आप अगर हम अभी दिखाने गए तो मेरा ऑपरेशन कर डाला, ऐसा तो नहीं होता है, पहले दवाइयों से कोशिश किया जाता है ठीक करने का। ठीक है, तो दवाइयाँ, कुछ उपाय, कुछ तरीके, कुछ अपने जीवन शैली को सुधार के ठीक करने की कोशिश की जाती है। उसमें है कि आपको जो है पहले दर्द निवारक दवा देंगे, इन्फेक्शन कम करने की दवा देंगे, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने की दवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले खाने खाइए,
आप जो है सीड्स बाथ लीजिए। सीड्स बाथ का मतलब है कि आप गर्म पानी कर लीजिए, उसमें बीटाडीन डाल लीजिए और आप 15 मिनट जो है उसका भाप लीजिए। भाप जैसे आप फेस पे लेते हैं उस तरीके से वो जो आपका पॉटी करने का रास्ता है, एनस है, वहाँ पे आपको जो है भाप लेना है 15 मिनट। ये आप एक दिन में 2 टाइम 3 टाइम कर सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन में कमी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले खाने को खाइए, जैसे हरी हरी सब्जियां, पालक वगैरह और भी जो भी हरी सब्जियां हैं उसे आप खाइए। आप जो है स्टूल सॉफ्टनर लीजिए। सॉफ्टनर का मतलब है कि जिससे कि आपका जो है स्टूल जो है ज़्यादा टाइट ना हो, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो लैक्टुलोज उसमें आप ले सकते हैं, ड्यूफालेक ले सकते हैं, सैक्रोलोज ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपका जो है स्टूल सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट है कि सर्जरी क्या क्या की जाती है, ठीक है। मेडिसिन में इसमें और भी होते हैं कि देखिए फिशर में मेनली क्या है कि सिग्नोफ्लैम वगैरह, ज़ीरोडॉल एसपी, तो ज़ीरोडॉल एसपी और सिग्नोफ्लैम मेनली दर्द के लिए देते हैं। कुछ लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, जेली देते हैं जिसमें क्रीमाजेल वगैरह, लिग्नोकेन 2% जेली, ये सब आप लगा के देख सकते हैं, आपको आराम मिलेगा इससे, ठीक है। ओफ्लॉक्स वगैरह दिया जाता है एंटीबायोटिक, ताकि इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फेक्शन जो है उसमें कमी हो, ठीक है। तो और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको लेने के बाद आपको एकदम पक्का आराम हो सकता है। बहुत लोगों को आराम नहीं होता है, तो इसके आराम ना होने के कारण क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में क्या होता है, फिशरेक्टमी होता है। फिशरेक्टमी में फिशर को कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। स्फिंक्टेरोटमी होता है, स्फिंक्टर में कुछ डिफेक्ट है तो स्फिंक्टर को कट करके निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एनल एडवांसमेंट फ्लैप, इसमें क्या होता है कि रेक्टम के रास्ते क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ का टिश्यू का फ्लैप लेके, यानी टिश्यू थोड़ा सा लेके और यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे टीयर है वहाँ पे सूजर कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी वहाँ का डिफेक्टेड पार्ट है उसको निकाल के फिर वहाँ पे जो हेल्दी पार्ट है वो वहाँ पे फ्लैप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। तो ये हमारा जो है सर्जिकल मैनेजमेंट है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आपने समझ लिया। और पहले जो भी था वो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इस वीडियो को फिर से रिपीट कर दूँगी। अब किसी भी ऑपरेशन के बाद जो है या किसी बीमारी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, यानी उस बीमारी के चलते क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहला है कि अगर वहाँ से अगर कहीं भी फट गया है, ठीक है, वहाँ पे दरार आ गई है शरीर में, तो वहाँ से खून वगैरह बह सकता है। अगर ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा दिन हो गया है, तो उसमें से खून बह सकता है, ठीक है। तो एनीमिया हो सकता है। एनल फिस्टुला, यानी कि उस रास्ते जो है फिस्टुला बन सकता है। एबनॉर्मल कनेक्शन जो होता है ना कि बाहर के उस पार्ट से अंदर के किसी भी हिस्से में जो है जुड़ाव हो जाता है, एक नली सी बन जाती है, तो वही एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन्स और 2 स्ट्रक्चर्स इज़ नॉन एज फिस्टुला, ठीक है। एनल स्टेनोसिस हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि जब अंदर की मसल्स में जो अंदर की स्फिंक्टर है उसमें अगर टीयर हो जाता है, फट जाता है, तो वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हैं, जिसके लिए एनल्स जो है, एनल कैनाल जो है, वो वहाँ की जो स्फिंक्टर्स होती है वो नैरो होने लगती हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड सप्लाई और रुक जाता है और क्रॉनिक एनल फिशर बन जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सट्रीम एनल पेन, यानी कि आपका वहाँ पे फट गया है, घाव सा बन गया है, तो वहाँ दर्द तो आपको होगा ही। फीकल इम्पैक्शन, यानी फीकल इम्पैक्शन का मतलब होता है कि रेक्टम जो है वो स्टूल से भरा होता है, यानी पॉटी अच्छे से पास ही नहीं हो रहा, तो रेक्टम वाले रास्ते में पूरा भरा पड़ा रहता है। टीयर कट एक्सटेंड, और जिसके चलते प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये जो छोटा सा आपका दरार था वो और भी बढ़ सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। परफोरेशन हो सकता है, जैसे आंतों में होल हो जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, फीकल मैटर लीक करने लगता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है परफोरेशन में, ठीक है, यानी छोटे छोटे होल से छेद हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।